बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारे तुलबा के लिए, ख़ासकर उन तुलबा के लिए है जो 6 माह वाले मॉड्यूल्स के फाइनल असेसमेंट की तैयारी के लिए बैठे हैं। तो आज हमने कोशिश करनी है कि आप लोगों को ये मैं अपने ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो ख़ास टॉपिक हैं इनको हम रीकैप कर रहे हैं और मैं बिल्कुल शॉर्ट रीकैप करूँगा ताकि आपके मुकम्मल टॉपिक इसमें जामे तरीके से आ सकें। तो सबसे पहले हमारा है वायरिंग के लिए लोड की पैमाइश। देखें, हमारा ये टॉपिक वायरिंग का है। जब भी हम कहीं पे वायरिंग करनी है या कोई काम करना है तो सबसे पहले हम क्या चीज़ मद्देनज़र रखते हैं? सबसे पहले हम सारिफ का लोड मद्देनज़र रखते हैं कि सारिफ के पास कितने पे पंखे हैं, कितने एसी चल रहे हैं, कितने हीटिंग है, कितनी हैवी मशीनरी है, पावर लोड्स है और कितना लाइटिंग लोड है। इन सारी चीज़ों की कैलकुलेशन एक पेपर पे हम करते हैं ताकि हम जो साइज ऑफ केबल है, साइज ऑफ फ्यूज है, साइज ऑफ ब्रेकर है और उसके साथ साथ हमने जो वायरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेना है, कौन सी केबल लेनी है, किस टाइप की केबल लेनी है, कौन सी इंसुलेशन वाली केबल लेनी है, सिंगल कोर लेनी है, 2 इन कोर लेनी है, 3 कोर या 4 कोर, कौन सी केबल लेनी है, इन सारी चीज़ों का अदराक इसी बुनियाद पे होता है। इसलिए बुनियाद पे पहला यूनिट ही हमने डाला है कि जनाब वायरिंग के लोड की पहले पैमाइश होनी चाहिए। अब जब लोड की पैमाइश की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जो पैरामीटर हैं उनके यूनिट्स का पता होना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, किसी भी वायरिंग की लोड के पैरामीटर जो होते हैं, एक करंट होता है, एक वोल्टेज होता है और एक उसमें उसका पावर होता है। ठीक है, पावर टोटल होती है, करंट और वोल्टेज उसके दो जूज होते हैं। तो इनके यूनिट्स का आप लोगों को बाखूबी पता होना चाहिए। सबसे पहले करंट है। करंट देखें, करंट ऐसे ही है तो जैसे एक पाइप के अंदर, वाटर लाइन के अंदर पानी का बहाव है, ये करंट है। और जो उसको पीछे से चीज़ पुश कर रही है, जो फोर्स उसको धकेल रही है, यानी कि जैसे कि पंप या टरबाइन होती है, उसको हम वोल्टेज की मानद लेते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन का जो बहाव होता है उसको करंट कहते हैं और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। करंट का यूनिट क्या होता है जी? एम्पेयर होता है। इसी तरह वोल्टेज जो है, वोल्टेज उस इलेक्ट्रॉन के बहाव के लिए जो दरकार प्रेशर होता है, इलेक्ट्रॉन के बहाव के लिए दरकार प्रेशर, उसको वोल्टेज कहते हैं और वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है। ये बेसिकली एक प्रेशर होता है जो इलेक्ट्रॉन के बहाव के लिए हमें पूरे सर्किट में दरकार होता है, हमें चाहिए होता है। तो इसका यूनिट वोल्ट होता है वोल्टेज का। तीसरा हमारे पास पावर है। पावर आप ऐसे समझ लें कि इन दोनों चीज़ों का मिल के जो आउटकम निकलता है वो पावर होती है। जो सर्किट पे ये असर अंदाज होते हैं या आउटकम या रिजल्ट देते हैं वो पावर कहलाते हैं। तीसरा जो पैरामीटर लोड की पैमाइश में होता है वो होता है जनाब पावर। पावर इन दोनों चीज़ों का आउटकम होता है आमतौर पे ना, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। तो खालिस जो लोड होता है हमारे पास, उसके लिए पावर बराबर होता है वोल्टेज ज़रब करंट, VI। अगर हमारे पास कोई इंडक्टिव लोड ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, सिस्टम में पावर लोड है, मोटरें वगैरह हैं, तो जारी बात है उसका थोड़ा सा पावर फैक्टर लो होता है, तो उसके लिए cos फाई की वैल्यू भी लगेगी, 0.8 भी लगेगा। यानी कि मोटर लोड वगैरह वहाँ पे जो है, जहाँ पे आप लाइटिंग लोड में केबल का साइज 10 mm इस्तेमाल करते हैं, अगर मोटर लोड वाला केबल है तो वहाँ पे 12 mm साइज इस्तेमाल करना होगा। थोड़ा सा हाई रेटिंग की केबल लगेगी क्योंकि पावर फैक्टर होता है वो डाउन कर देता है, तो उसके एम्पेयर कुछ ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो पावर का यूनिट आमतौर पर वाट होता है सिस्टम इंटरनेशनल में, और एक वाट जो होता है वो 1 वोल्ट एम्पेयर के होता है। वैसे वाट जो है ये जॉल पर सेकंड के बराबर होता है। अगर 1 सेकंड के अंदर किसी चीज़ की ताकत 1 जॉल सर्फ हो रही हो तो उस मशीन की या उस चीज़ की पावर 1 वाट होगी, जॉल पर सेकंड। ठीक है जी। तो ये 3 चीज़ें थी लोड की पैमाइश में। अब कुछ चीज़ों का लोड दिया गया है वो आपको स्लाइड में शेयर करके बता देते हैं। जिसमें ब्लेंडर है वो जनाब 300 वाट का होता है, 20 वाट DC का भी होता है। इसी तरह जनाब वाटर हीटर है, 500 वाट के अप्रॉक्सीमेटली होता है। ये कुछ चीज़ों के वाट्स शेयर किए गए हैं। ये जहाँ भी आप काम करने जाते हैं या जहाँ भी आपको वायरिंग का या किसी चीज़ का आप एस्टीमेट लगा रहे हैं तो सारफ की लगाई गई चीज़ों के वाटेज आप नोट कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप लोगों का
तखमीना लगाएंगे। नेक्स्ट अब हमें तीन चीज़ें, एक कैलकुलेशन है, एक ट्राई एंगल है, एक जनाब जर्मन का साइंसदान था जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम। तो जॉर्ज साइमन ओहम ने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीन चीज़ों का आपस में एक कॉम्बिनेशन बना के एक रिलेशनशिप शेयर किया है। वो कहते हैं कि किसी भी लीनियर सर्किट के अंदर पाई जाने वाली, ये एक लीनियर सर्किट है, इसके अंदर पाई जाने वाली जो करंट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सर्किट की करंट, तीन चीजें एट अ टाइम एक सर्किट में चल रही होती हैं। तो ओहम के मुताबिक किसी भी सर्किट में पाई जाने वाली करंट उसके वोल्टेज के बराह रास्त मुनासिब होती है, उस सर्किट के अप्लाइड वोल्टेज के बराह रास्त मुनासिब होती है, और उस सर्किट की रेजिस्टेंस के बिलअक्स मुतनासिब होती है। तो ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR होता है। इस क्रिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरी फॉर्म में I इज इक्वल टू V ओवर R होता है, और R इज इक्वल टू V ओवर I होता है। अब हमारे पास अगर कोई सी दो चीजें हैं तो तीसरी चीज इस क्रिया की मदद से हम निकाल सकते हैं। इसका इस तरह से एक ट्रायड एंगल बनता होता है, इसको आपने याद रखना है, IR, ठीक है। अगर ये I मरूम करना है, V ओवर R मरूम करना है, V ओवर I, और V मरूम करना है तो IR। ये हमारा ओहम लॉ के मुताबिक तीन कुलियात बनते हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना होता है। ये ओहम लॉ में हम एक लीनियर सर्किट पे उसे अप्लाई करते हैं, इससे हम अपने पैरामीटर मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट, लोड की इकसाम। बेसिकली हमारे पास दो तरह के लोड्स होते हैं, एक सिंगल फेज लोड होता है, एक थ्री फेज लोड होता है। जो सिंगल फेज लोड होता है वो टू वायर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक फेज उसमें वायर होती है, दूसरी रिटर्न पाथ के लिए न्यूट्रल वायर वहां पे चल रही होती है। जो थ्री फेज लोड होता है ये हैवी मशीनरी के लिए होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि सिंगल फेज और थ्री फेज के फवायद क्या हैं। थ्री फेज हैवी टार्क के लिए, कम कंडक्टर छोटे साइज में मशीन बनाई जा सकती है, एक मुस्तकिल किस्म का लोड और टार्क फ्राहम करती है थ्री फेज मशीनरी। जहाँ पे हमने हैवी ड्यूटी वर्क करना हो वहाँ पे हम थ्री फेज मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये 440 वोल्ट पे है, इसलिए हमें केबल का साइज भी कम इस्तेमाल करना पड़ता है और मशीनरी भी छोटी और सस्ती पड़ती है। जबकि सिंगल फेज पे अगर उसी भारी लोड के लिए काम करने के लिए हमें केबल का साइज भी बड़ा लगाना पड़ेगा और मशीन भी बड़ी और महंगी पड़ेगी। तो इस तरह से दो तरह के लोड की इकसाम होती हैं, एक सिंगल फेज और एक थ्री फेज। नेक्स्ट, टॉलरेंस की बात होती है। जब भी हम लोड का तखमीना लगाते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि 4 से 5% की टॉलरेंस रखते हैं। टॉलरेंस से मुराद ये होता है कि भाई उसमें थोड़ी सी काबिल बर्दाश्त हद मुकर्रर कर दी जाती है कि लाए कि अगर 230 वोल्ट हैं उसमें हम 5% की टॉलरेंस रखते हैं तो 215 वोल्टेज या 220 वोल्ट तक भी चीज़ चलने के काबिल हो, हमारा सिस्टम काम करे, हमारा वायरिंग चले। और 230 की बजाय 240 वोल्ट हो जाते हैं तब भी काम करें। 5% हर 100 के साथ 5 वोल्ट अप या डाउन हो सकते हैं। टॉलरेंस की सेंस में हम अप भी चीज को ले जा सकते हैं और डाउन भी ले जा सकते हैं। टॉलरेंस का मतलब भी ये होता है कि कमी बेशी, ठीक है। तो टॉलरेंस की टर्म ये इस्तेमाल होती है, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप कैलकुलेशन करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का, तारों का इंतखाब। भाई तारों का इंतखाब करते हुए सबसे पहले तो आपको मटेरियल की इकसाम का पता होना चाहिए। बेसिकली इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर 3 तरह के मटेरियल होते हैं जो अपना किरदार अदा करते हैं। नंबर 1, कंडक्टर। कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से करंट गुजारी जाती है, जिनके अंदर से बर्की रो का फ्लो करवाया जाता है, उनको कंडक्टर कहते हैं। ये बहुत अच्छी कंडक्शन के मालिक होते हैं, इनकी रेजिस्टेंस या रुकावट करंट के खिलाफ कम से कम होगी। अच्छे कंडक्टर की खुसूसियत ही ये होती है कि उसकी रेजिस्टेंस कम से कम होती है, और इनकी मिसाल हमारे पास है एल्युमिनियम, कॉपर, उसके बाद सिल्वर है, उसके बाद गोल्ड है। ये सारे कंडक्टर ही हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर जो सस्ता भी है और अच्छी कारकर्दगी देता है वो तांबा है या कॉपर है। गोल्ड बहुत अच्छा कंडक्टर है लेकिन
गोल्ड का ये है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे मैं तो रिकमेंडेड यही करूँगा कि कॉपर सबसे अच्छा कंडक्टर है। नंबर 2 पे इंसुलेटर है, और तीसरा मटेरियल होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर हम इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कंडक्टिंग पाथ और उसको जो सपोर्ट फराहम की जाती है उसके दरमियान रोल अदा करता है कि भाई कंडक्टिंग पाथ का करंट एक लूप, क्लोज लूप के अंदर रहे, उससे बैरूनी सर्किट के अंदर फ्लो ना करे। लाइक कि आपने देखे ओवरहेड आपके घरों के बाहर लाइंस हैं, वो कंडक्टिंग पार्ट होते हैं, तो पोल्स लगाए जाते हैं। पोल्स और कंडक्टिंग पार्ट के दरमियान हम एक मटेरियल लगाते हैं जो तारों को सपोर्ट दे लेकिन पोल्स में करंट ना आए, वो इंसुलेटर मटेरियल होता है। इसी तरह हम तारें वगैरह लगाते हैं वायरिंग में, तो कंड्यूट अगर आयरन का कंड्यूट भी है उसमें भी तारें चलाते हैं, तो तारों के कंडक्टिंग पार्ट के ऊपर हम इंसुलेशन चढ़ाई होती है, पीवीसी इंसुलेशन या कॉटन इंसुलेशन या रबड़ इंसुलेशन चढ़ाई होती है, ताकि क्लोज लूप के अंदर करंट रहे, करंट अपने क्लोज लूप से बाहर ना आए। नंबर 3 पे सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल वैसे तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर की खूबी ये होती है, जैसा कि इंसुलेटर की खूबी ये थी कि वो अपने अंदर से करंट बिल्कुल नहीं गुजरने देती, हाई रेजिस्टेंस मटेरियल होता है। कंडक्टर जैसे लो मटेरियल रेजिस्टेंस मटेरियल, ये हाई रेजिस्टेंस मटेरियल होता है। सेमीकंडक्टर ना तो बहुत ज़्यादा लो मटेरियल रेजिस्टिव होता है, ना बहुत ज़्यादा हाई मटेरियल हाई इंसुलेटर मटेरियल होता है। इसके ऊपर खास प्रोसेस या इम्प्योरिटी आइटम मिलावट या डोपिंग करने से इसकी कंडक्शन करवाई भी जा सकती है, करंट इससे गुजारा भी जा सकता है और इससे ब्लॉकिंग का काम भी लिया जा सकता है। तो सेमीकंडक्टर का काम ज़्यादातर हम सॉलिड स्टेट डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम थायरिस्टर डायोड्स वगैरह ऐसे सर्किट लगाते हैं, वहाँ पे ये ब्लॉकिंग का काम भी करते हैं, तो करंट गुजारने का काम भी करते हैं। इसकी मज़ीद फर्दर 2 इकसाम हैं, इंट्रेंसिंग और एक्सट्रेंसिंग सेमीकंडक्टर, जिनके जनाब बिल्कुल खालिस हालत में सिलिकॉन या ऐसे अनासर जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको इंट्रेंसिंग सेमीकंडक्टर कहते हैं, जो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है जी। और अगर मिलावट डालकर इनकी कंडक्टिविटी बढ़ा दी जाए, इनके अंदर मिलावट करके इसकी खुसूसियत थोड़ी सी चेंज कर दी जाए, तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मान जाते हैं, यानी कि ये फिर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो आप इसको वही सात अल्फाज में कह सकते हैं कि ये ना ही होते हैं ना ही होते हैं। हाँ, खास आइटम इसके अंदर फंक्शन ऐड कर दिया जाए तो ये ही में शुमार हो जाते हैं, और अगर इसमें खास फंक्शन ऐड कर दिया जाए तो ये शी में भी शुमार किए जा सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर की इस तरह से मटेरियल होते हैं जिनके अंदर डोपिंग आइटम शामिल करके, मिलावट करके हम इसको किसी भी साइड पे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट तारों की इकसाम है। 2 बड़ी अहम चीज़ें इसमें वाज़ेह की गई हैं जब हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक होता है वायर और एक होता है केबल। हमारे डेली लाइफ एग्जाम्पल हमारे सामने आई हैं कि टेक्नीशियन और हमारे स्टूडेंट बोलते हुए भी बहुत गलती करते हैं। समटाइम्स वो केबल की बात कर रहे होते हैं लेकिन वर्ड वायर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, समटाइम्स वो वायर इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन बोल उसको केबल रहे होते हैं। तो आप लोगों को आज ये पता होना चाहिए कि वायर क्या होती है और केबल क्या होती है, वायर और केबल में क्या फर्क होता है। वायर जनाबे वाली एक ऐसी बिजली की तरसील के लिए एक ऐसा सिंगल कंडक्टर होता है जनाब, जिसके अंदर इंसुलेशन, जिसके ऊपर इंसुलेशन की गई हो और अंदर एक ही सिंगल कंडक्टर हो, दैट इज कॉल्ड वायर। ठीक है, अगर एक ही इंसुलेटेड शुदा कंडक्टर गुजर रहा है तो ये वायर होती है, और अगर एक इंसुलेशन होल के अंदर एक से ज्यादा इंसुलेटेड शुदा कंडक्टर पाए जाएं, 2 या 3 इंसुलेटेड कंडक्टर पाए जाएं, तो वो केबल कहलाती है। लाइक हम 2 कोर केबल इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमने देखा होगा कि 2 इंसुलेटेड शुदा कंडक्टर मौजूद होते हैं, एक न्यूट्रल के लिए और एक फेज के लिए, वो एक केबल होती है। ये जो 329 की हम रेड या ब्लैक वायरिंग में अलग से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वायर है, ये वायर कहलाती है। या 729 की इसी तरह सिंगल इंसुलेटेड शुदा कंडक्टर है तो वो वायर कहलाती है। केबल होती है जिसमें एक से ज्यादा इंसुलेटेड शुदा कंडक्टर एक ही कोल के अंदर बांध हो, उसको केबल कहते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास मौजूद होती हैं।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि केबल की इकसाम अकॉर्डिंग टू कोर। कोर के लिहाज से केबल की 4 इकसाम होती हैं। एक सिंगल कोर केबल होती है जनाब, अगर एक ही इंसुलेटेड कंडक्टर के ऊपर फोल चढ़ाया हुआ हो, उसके अंदर एक ही इंसुलेटेड शुदा कंडक्टर हो, उसको सिंगल कोर केबल कहते हैं। 2 इन कोर केबल, जिसमें ऐसी केबल जिसमें 2 इंसुलेटेड शुदा कंडक्टर हो, 2 इन कोर केबल। 3 कोर केबल होती है कि ऐसी केबल जिसमें 3 इंसुलेटेड कंडक्टर हों, और इसी तरह 4 कोर केबल में 4 इंसुलेटेड कंडक्टर होते हैं। लोड की पैमाइश और केबल के सही साइज का इंतखाब कैसे किया जाता है, तो जनाब इसमें कुछ चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखा जाता है। एक तो कंडक्टर मटेरियल और एक उसका इंसुलेशन मटेरियल। अब लोड की पैमाइश कर ली है, अब हमने केबल का साइज का इंतखाब करना है, तो हमने 2 चीज़ें देखनी है। वहाँ पे वेदर कैसा है, ये सारी चीज़ें देखते हुए वहाँ पे 2 चीज़ें आपने देखनी है। कंडक्टर मटेरियल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, सिल्वर का कर रहे हो, कॉपर का कर रहे हो, कौन सा कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर इंसुलेशन कौन सी है, रबड़ इंसुलेशन वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, पीवीसी इंसुलेशन है या वीआरआई इंसुलेशन है, ये कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें उसमें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। लोड करंट कोई भी सिस्टम का जो लोड करंट में आपने 10 से 20% गुंजाइश रखनी है केबल के ऊपर। यानी कि एक केबल अगर आप 100 एम्पेयर के लिए लगा रहे हैं, 100 एम्पेयर की बजाय 120 एम्पेयर तक उसके अंदर लोड की गुंजाइश हो, 120 एम्पेयर तक बर्दाश्त करने की, ठीक है। ये लोड करंट को आपने देखना है। इंसुलेशन मेथड आपने ये देखना है कि जनाब वो इंसुलेशन इस्तेमाल करनी है जो आमतौर पर ठंडी रहे, इंसुलेशन गर्म होना शुरू ना हो। अब वोल्टेज ड्रॉप तीसरा फैक्टर है। वोल्टेज ड्रॉप हमने ये देखने होते हैं कि हमारा सिस्टम वायरिंग का तब कामयाब है अगर हमारा सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड के दरमियान 2.5% कमी बेशी से ज़्यादा कमी बेशी ना आए। एक सिस्टम की अगर हर 100 वोल्ट के पीछे 2.5 की बजाय 5 की कमी बेशी आ रही है तो वो हमारा नाकाम सिस्टम है। कामयाब सिस्टम की यही अपना ज़मानत है कि जनाब 2.5% से ज़्यादा हरगिज़ उसमें कमी बेशी वोल्टेज ड्रॉप की नहीं आनी चाहिए। यानी कि इतने अच्छे कंडक्टर की, इतने अच्छे साइज की केबल आपने इस्तेमाल करनी है कि 2.5% से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप रिसीविंग एंड पे ना हो। तीसरा जनाब दर्जा हरारत है। दर्जा हरारत केबल का 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी कामयाब वायरिंग वो है जिसका दर्जा हरारत कभी भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा केबल का ना जाए। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जा रहा है तो वो उसका लाइफ टाइम भी कम हो जाता है और वो रिस्की है, आग लगने के चांसेस भी हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसमें चीज़ें थी। केबल का साइज कैलकुलेट करने का लेक्चर हमने करवा दिया है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा तखमीना है। तखमीना भी हमने सारा लगवा दिया। फ्यूज़ का साइज़, केबल का साइज़, वायरिंग का साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम कर चुके हैं। बाकी इंशाल्लाह अगला टॉपिक हमारा है कि मेन डीबी को नस्ब कैसे करते हैं, इसके अंदर आलात वगैरह की फिटिंग कैसे करते हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन चीज़ों का रीकैप लेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।